हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप कोर्स को कवर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर हमने ITR 1 को कवर किया था। साथ में हम बात कर रहे थे ITR 4 के। ITR 4 फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 26-27। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि सर ITR 4 किसको फाइल करना है, किसको फाइल नहीं करना है, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 का अगर आप ITR 4 फाइल करोगे तो वहां पर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और उनकी क्या ड्यू डेट है, यह सब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी बिजनेस के या कोई भी पर्सन अगर आपके पास में आता है और वो बोलता है कि सर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है, और आप जब उनको देखते हो तो आपको ये लगता है कि नहीं सर इनका तो सिर्फ ITR 4 फाइल होगा, और प्रॉपर तरीके से उन्होंने डेटा को मेंटेन नहीं किया हुआ है, यानी कि टैली का डेटा नहीं है उनके पास में, उनके लिए आप उनकी बैलेंस शीट किस तरह से बनाओगे। साथ में यह भी देखना है कि अगर कोई पर्सन GST में रजिस्टर्ड डीलर है या फिर GST में अनरजिस्टर्ड डीलर है। अगर GST में रजिस्टर्ड डीलर है तो उसके लिए हमको क्या क्या देखना है, और अगर कोई GST में अनरजिस्टर्ड डीलर है, प्रीवियस की उसकी कोई भी बैलेंस शीट नहीं है, या फिर प्रीवियस की उसके पास में बैलेंस शीट है, तो उसको हम किस तरह से इस साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि ब्रॉड डाउन करेंगे, और साथ में इस साल की बैलेंस शीट ट्रेडिंग P&L हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अगर आप सिर्फ ITR 4 की बैलेंस शीट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए सफिशिएंट होने वाली है। अगर आपको बैलेंस शीट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है और इस क्लास को देखने के बाद आप इजीली ITR 4 के लिए बैलेंस शीट बनाना सीख जाओगे। लेकिन अगर इसके बाद भी, यानी कि इस क्लास को डिटेल में कवर करने के बाद भी अगर आपको बैलेंस शीट बनाने में डाउट है, आपको सही तरह से समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आपको बेसिक अकाउंट्स के कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। साथ में एडवांस अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन जो हमने क्लासेस दी है उनको आपको कवर करना है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कोर्स ले रखा है, या फिर आपने इनकम टैक्स एक्सपर्ट का कोर्स ले रखा है और आप अकाउंटिंग के अंदर वीक है, आपका अकाउंट्स का बेस अगर क्लियर नहीं है, तो आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फिर एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग का कोर्स आप चूज कर सकते हैं। या फिर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। सभी कोर्स आपके ऐप पर अवेलेबल है, आप देखिएगा ऐप पर तो आपको वहां पर मिल जाएगा। कुछ और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दे रखा है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां से हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं कि बैलेंस शीट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर बात करते हैं कि सर फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा कि बैलेंस शीट हम किस तरह से बनाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि सर जो साल पिछले साल का था, बैलेंस शीट हम किस साल की बना रहे हैं? सर बैलेंस शीट हम बना रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की। सबसे पहले यह बात करें कि कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास में आता है और वो बोलता है कि सर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पूछना है कि सर आपके पास में प्रीवियस ईयर का कोई भी डेटा है या नहीं है। प्रीवियस ईयर का डेटा का मतलब ये रहता है कि एक प्रीवियस ईयर का उनके जो भी ITR फाइल किया होगा वो ITR, चाहे वो ITR 4 है या ITR 3 है, जो प्रीवियस ईयर का ITR होगा। अगर नहीं है तो उनके पास में लॉगिन ले लीजिएगा। अगर कोई न्यू क्लाइंट है आपके पास में, तो अगर आप ऑलरेडी आप ही ने उनका इनकम टैक्स प्रीवियस का फाइल किया हुआ था, बैलेंस शीट भी आप ही ने बनाई होगी, तो आपको अच्छी तरीके से आइडिया होगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन आपके पास में आया है जो प्रीवियस ईयर आपसे बैलेंस शीट यानी कि रिटर्न्स आपसे फाइल नहीं करवाया था, किसी और पर्सन ने उसका रिटर्न फाइल किया था, तो आप उनसे इनकम टैक्स का लॉगिन लें और इनकम टैक्स का लॉगिन से देखें कि उन्होंने कौन सा रिटर्न फाइल किया है। अगर उन्होंने ITR 4 फाइल किया है तो उसके रिटर्न को आप चेक करें कि उसके रिटर्न के अंदर उन्होंने क्या तरह से दिखाया है, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश में क्या दिखाया है, बैंक का बैलेंस उन्होंने क्या दिखाया है, तो वो उनके रिटर्न के अंदर शो कर जाएगा। कहां पे शो कर जाएगा? सर रिटर्न के अंदर। तो ये आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर उन्होंने क्या शो किया हुआ है। दूसरा कि सर अगर उनके पास में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि सर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंसेस क्या क्या है। तो ओपनिंग बैलेंसेस इस साल हम लेके आएंगे, फिक्स एसेट और बहुत सारी चीजें जो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर की अगर आपके पास में बैलेंस शीट है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस साल की बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट आएगा कि सर किसी भी पर्सन ने प्रीवियस ईयर में रिटर्न तो फाइल किया है,
ITR 4 भी उन्होंने फाइल किया है, लेकिन जहां पर आपको कुछ अमाउंट्स देने की जरूरत पड़ती है वहां पर उन्होंने ना तो कोई क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है, ना उन्होंने सरेंडर डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक कुछ भी अमाउंट नहीं दे रखा है, और सिर्फ सेल्स डाला है और साथ में प्रॉफिट डाल के 8% 6% का डाल के सिर्फ उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, यह स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर कवर करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि सर ऐसा पर्सन जो आपके पास में आया है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। कौन है सर? जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ऐसे पर्सन्स की अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है और साथ में यह भी है कि सर उसके पास में प्रॉपर डेटा नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्या करा है, एक्सेल के अंदर सब मेंटेन किया है कि हमने इतना सेल्स किया हुआ है और साथ में हमने इतना परचेज किया हुआ है, या फिर ये भी अगर नहीं है तो क्या करना। देखो, अगर जीएसटी में वो पर्सन रजिस्टर्ड है, इसका मतलब उसका जीएसटीआर 1 फाइल हुआ होगा। ऑब्वियसली सर सही है। जीएसटीआर 1 के अंदर उस पर्सन ने कौन सा सेल्स दिखाया, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटीआर 1 के अंदर टोटल सेल्स आपको 1 अप्रैल से लेके मार्च 26 तक आपको ये देखना है कि सर उस पर्सन ने कितना सेल्स दिखाया है। साथ में आपको ये देखना है कि सर जीएसटीआर 2B के अंदर उसका कितना परचेज आ रहा है। तो इससे क्या पता चल जाएगा सर हमारे पास में, इससे पता चल जाएगा हमारे पास में ये डिटेल्स आ जाएगी कि उस पर्सन ने कितना सेल्स किया हुआ है और साथ में उस पर्सन ने कितना परचेज किया हुआ है। तो ये दोनों डिटेल्स हमारे पास में आ जाएगी जो एक्यूरेट होगी अकॉर्डिंग टू जीएसटी। तो जीएसटी पोर्टल के हिसाब से ये डिटेल्स आपके पास में प्रॉपर होनी चाहिए। अगर सर आप जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर का अगर किसी का भी बैलेंस शीट बना रहे हो और वहां पर सेल्स आप अपनी मर्जी से डाल रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने तो कोई डेटा मेंटेन किया नहीं है। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको प्रॉपर तरीके से सेल्स कहां से लाना है, आपको सेल्स लाना है आपको जीएसटी के पोर्टल से। परचेज कहां से लाना है सर? परचेज आपको लाना है जीएसटी के पोर्टल से। दूसरा, एक और चीज आपको यहां पर देखनी है कि सर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर कोई पड़ा हुआ या नहीं हुआ। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपके पास में है या नहीं है, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कहां से मिलेगा? ये मिलेगा सर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा कि इस साल यानी कि 31 मार्च 2026 के जब मैंने जीएसटीआर 3B फाइल किया था उसके बाद मेरा कोई आईटीसी बचा हुआ है या नहीं। अगर आईटीसी बचा हुआ है तो एक्यूरेट उसको आपको बैलेंस शीट के अंदर शो करना होगा एज ए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, करंट लाइबिलिटीज के अंदर। ये आपको समझना है, ये प्रॉपर डेटा आपके पास में चाहिए। दूसरा, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है इसका मतलब सर उसका बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होगा। तो बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट यानी कि जितने भी बैंक स्टेटमेंट यानी अकाउंट है उसके जो क्लोजिंग बैलेंसेज है वो क्लोजिंग बैलेंसेज भी सर आपको यहां पर एक्यूरेट लिखने हैं। इस बार फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर जितने भी बैंक है उन बैंक के जो क्लोजिंग बैलेंसेज है वो भी आपको यहां पर लिखने हैं। तो ये जो डेटा होगा ये डेटा आपको प्रॉपर कहां से मिल जाएगा सर? ये मिल जाएगा आपके जीएसटी से। जीएसटी से आपको सेल्स मिल जाएगा, जीएसटी से आपको परचेज मिल जाएगा, जीएसटी से आपने टैक्स का पेमेंट किया है, ये तो ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट सेट ऑफ करके आपने पेमेंट कर दिया तो इतना कोई जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है वो आपको वहां पर पता चल जाएगा। तो सेल्स परचेज के बाद अगर सेल्स पता चल जाएगा और आप ये मानिए कि सर उसका क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको यह समझना है कि सर कोई भी पर्सन अगर परचेज करके गुड सेल्स कर रहा है तो कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन वो रखना चाहते हैं। तो ये आप किससे पूछोगे? ये आप पूछोगे अपने बिजनेसमैन से, यानी कि जिसका आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उनसे पूछोगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्लोजिंग स्टॉक रख सकते हैं। यह भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एक्सेल के अंदर जब बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक आपको समझ में आ रही है चीज कि अगर कोई पर्सन आपके पास में आया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्या है? जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसका जो सेल्स होगा, उसका जो परचेज होगा, उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, अगर किसी पर्सन ने उसका टीडीएस भी डिडक्ट किया है जीएसटी के केसेस में तो वो भी डिटेल्स आपको चेक करनी है। तो इतना डेटा अगर आपके जीएसटी से आ जाता है तो ये एक्यूरेट डेटा आ जाएगा। जो एक्यूरेट डेटा आपको यहां पर सेल्स मिल रहा है यही सेल्स आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको आप अवॉइड मत कीजिएगा, इसको अवॉइड मत कीजिएगा। जो जीएसटी के अंदर अगर जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है उसकी तो बैलेंस शीट बनाना, उसका रिटर्न फाइल करना बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता। यानी कि आपके सेल्स के, यानी कि जीएसटी में सेल्स है, जीएसटी का जो सेल्स है वही का वही सेल्स, जीएसटी का जो सेल्स है
वही सेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाना है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं सर, बहुत सारे पर्सन करते हैं कि जीएसटी में क्या करते हैं सर, हमने तो ठीक है बहुत 2 नंबर में सेल कर दिया और बाकी नॉर्मली सर हमने 5 लाख का सेल्स दिखा दिया और बाकी का हम 2 नंबर में सेल्स कर दिया। फिर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में भी आपको सिर्फ 5 लाख का ही सेल्स दिखाना है। ज्यादा सेल्स आप अपनी मर्जी से नहीं दिखा सकते हैं। जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है ये, और वो उस चीज को अच्छी तरीके से समझते नहीं है। फिर बाद में जब रिटर्न फाइल करने जाते हैं, तब लोन लेने के लिए जाते हैं, तब उनको प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर हो गया? तो ये तो हमने बात की जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर से। अब बात करते हैं कि सर अगर कोई पर्सन आपके पास में आया जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, यानी कि सर उनका जीएसटी में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब जब इसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कहीं पर भी उसका डेटा मेंटेन नहीं हुआ होगा, ना तो जीएसटी के पोर्टल पर हुआ होगा, ना इनकम टैक्स पोर्टल पर हुआ होगा, और टैली में तो उसने किया ही नहीं है। तो उसके पास में सिर्फ एक ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, वो होगा सर, एक होगा बैंक स्टेटमेंट, कि सर उसका बैंक स्टेटमेंट कितना है, बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में उसने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं, वो डिपेंड करेगा कि उसने बिजनेस में क्या किया हुआ है। बाकी तो उसके पास में कुछ है ही नहीं, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो सेल्स मिलेगा आपको, ना परचेज मिलेगा। तो यहां पर आपको क्लाइंट ने अगर कोई ऐसे किसी कट्टे में लिखा, बहुत सारे पर्सन कट्टे में लिखना, कट्टे का मतलब होता है कच्चे चिट्टे में लिखना, ऐसे लिख लेते हैं कि मैंने इस पार्टी को सेल्स किया, या किसी ने एक्सेल में मेंटेन किया होगा, या किसी ने अपने छोपड़े लेजर में मेंटेन किया होगा। तो कुछ ना कुछ डेटा अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो लेकिन उनका जो डेटा होगा वो डेटा आपको अप्रॉक्सीमेट ही मिलेगा, एक्यूरेट डेटा आपको नहीं मिलेगा, और अप्रॉक्सीमेट डेटा मिलेगा, इट्स ओके। वहां पर इतना लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है इसका मतलब है कि उनका टर्नओवर 40 लाख रुपीस से कम है, 40 लाख रुपए से कम है उनका टर्नओवर। तो इसमें इतनी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप उसकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल आप बना सकोगे। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, जहां जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ जाता है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो सेल्स, परचेज और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको प्रॉपर मैच करना है, और मैच करने के बाद ही आपको उसका रिटर्न फाइल करना है। क्लियर हो गया? चलो सर, सेकंड और थर्ड सिचुएशन अगर हम समझते हैं कि सर यहां पर कोई पर्सन मेरे पास में आया, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम मेरे पास में आए, और मिस्टर राम ने बोला कि सर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है। तो मैंने उनको बोला कि सर आपके पास में प्रीवियस ईयर के क्या डेटा है, क्या प्रीवियस ईयर के आपके पास में बैलेंस शीट है? उसने बोला नो सर, मेरे पास में प्रीवियस ईयर की कोई भी बैलेंस शीट नहीं है, और मैंने बैलेंस शीट बनाई भी नहीं थी। अब उस केसेस में आपको क्या करना है सर? अब उस केसेस में आपको इस साल के जो डेटा होगा उसको अप्रॉक्सीमेट लेना है। कैसे लेना है? अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो सेल्स, परचेज तो आपका प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। बाकी चीजें आपको बैंक स्टेटमेंट से देखनी है। अब बैंक स्टेटमेंट से यार सर कितने एंट्रियां होगी, उस एंट्री को क्या आपको करना है? नहीं, आपको उस एंट्री को करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऊपर से देखना है कि उस पर्सन ने अधिकतर पेमेंट किस किस को किया है, और उसके अंदर एक्सपेंसेस क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आएगा सर एक्सपेंसेस क्या क्या है, जो खर्चे क्या कर रहे हैं, वो खर्चे अपने हिसाब से लिखने। क्यों? क्योंकि सेक्शन 44 AD अगर हम ऑप्ट करते हैं तो वहां पर एक्सपेंसेस का कोई डिडक्शन तो आपको मिलता नहीं है, एक्सपेंसेस का डिडक्शन तो आपको मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कोई लोन के लिए अप्लाई करना है, वहां पर हमको देना है, या फिर ITR 4 के साथ में क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, तो वहां पर एक्सपेंसेस तो हमको डालने पड़ेंगे, तभी जाके आपका पीएनएल बनेगा। तो वो एक्सपेंसेस आपको अप्रॉक्सीमेट ही डालने हैं, देख के डालने के, हाँ ठीक है ये पर्सन इस तरह का बिजनेस करता है, इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। साथ में आपको थोड़ा सा बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर लेना है कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो ये चीजें आपको यहां पे कवर करनी है। दूसरा, अगर कोई पर्सन है आया मेरे पास में और मैंने उससे पूछा कि सर आपको प्रीवियस ईयर का डेटा क्या है, तो प्रीवियस ईयर में सर मेरे पास में बैलेंस शीट है, प्रीवियस ईयर की अगर मेरे पास में बैलेंस शीट है, वो अगर ऐसा क्लाइंट बोलता है तो वो बैलेंस शीट से आपको क्या करना है, बैलेंस शीट से आपको उसका आइडिया आ जाएगा। क्या आइडिया आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर अगर उसने कोई बैलेंस शीट बनाई थी तो उसका फिक्स एसेट कितना है, उसका कैपिटल कितना है, उसका लाइबिलिटीज लोन कितना है, ये सब चीजें से आपको क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। तो उस आइडिया के हिसाब से फिर आप क्या करोगे, इस साल एज इट इज उसके अंदर सिर्फ अमाउंट में चेंजेस करोगे, बाकी आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। लेकिन यहां पर ये चीज समझनी है कि कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास में आता है तो अगर उसके पास में कोई डेटा ही नहीं है,
और पूरी तरह से बैलेंस शीट अगर आपको बनानी है तो फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और सोच समझकर बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर हो रहा है यहां तक? आई होप कि यहां तक तो आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब हम एक्सेल के अंदर हम चलते हैं और एक्सेल के अंदर देखते हैं कि सर बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सर हमारे पास में एक क्लाइंट है। कौन है? हमारे पास में एक क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल मिस्टर रमेश है। कौन है सर? फॉर एग्जांपल मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश की क्या थी सर? फाइनेंशियल ईयर 24-25 की यहां पर उसको बैलेंस शीट दे रखी है। यानी कि वो एक ऐसा क्लाइंट है जो हमारे पास में आया है और उसकी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है। क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर में फॉर एग्जांपल उसका जो एसेट था वो कितना था? 5 लाख। अब उसमें ये नहीं, अगर आपको ये दिखता है कि सर एसेट में प्लांट एंड मशीनरी है, कार है, फर्नीचर है, ये अगर आप दिखाओ इट्स ओके, अगर नहीं भी दिखाओ तो भी चल जाता है। क्यों से चल जाएगा सर? यहां पर उसका इतना कोई लेना देना होता नहीं है, यहाँ पे उसका कोई इतना लेना देना होता नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, ये बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से जो नया फॉर्मेट आया उसके अकॉर्डिंग भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर सेक्शन 44 एडी के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहा है। वैसे भी ये अकाउंट्स तो मेंटेन कर ही नहीं रहा है, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर लायबिलिटी भी नहीं है, तो ये तो नॉर्मल टी शेप में अगर बैलेंस शीट बना भी लेगा तो इट्स ओके। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चल, तो यहां पर क्या आएगा सर? उसका फिक्स एसेट आ गया, लोन से एडवांसेज है, सैंडी डेटर्स है, कैश एट बैंक है, कैश में इतना बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक उसके पास इतना है, अनसिक्योर्ड लोन है और सर सैंडी क्रेडिटर्स है, साथ में उसका ये कैपिटल है। तो ये क्या हो गया सर? प्रीवियस ईयर के उसके पास में बैलेंस शीट बन जाती है। क्लियर है? चल, अब बता रहे हैं कि सर अगर हमको 25-26 की बैलेंस शीट बनानी है, कब की बनानी है सर? 25-26 की। तो ये हमने फॉर्मेट रेडी किया हुआ है 25-26 की। अब सर ध्यान से समझना, आपके पास में प्रीवियस का क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास में है, यानी कि 24-25 की जो बैलेंस शीट थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्लोजिंग बैलेंसेस है 5 लाख का। सर एक और चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं कि अगर हम सेक्शन 44 एडी के थ्रू अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर किसी और के थ्रू, जो भी आपकी एसेट है उस एसेट पर आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री या डेप्रिसिएशन चार्ज तो आपको करना ही करना है, चाहे आपको उसका सेक्शन 44 एडी के अंदर डिडक्शंस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल आज आप सेक्शन 44 एडी के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हो, कल आपका टर्नओवर बढ़ गया और आप आ गए नॉर्मल रिटर्न्स में। जब आप नॉर्मल रिटर्न्स यानी कि आईटीआर 3 में आ गए, वहां पर तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन आपको करना पड़ेगा, तो वहां पर उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू तो सर बेसिक वैल्यू जो मेन वैल्यू थी उतनी ही होगी, क्योंकि आपने आज तक कभी डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू को रिड्यूस किया ही नहीं है। तो डेप्रिसिएशन तो आपको एवरी ईयर कैलकुलेट करते हुए उस पर्सन का आगे बढ़ना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बारीकी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। क्लियर हो गया आपको? चल, तो यहां पर सर आपके पास में ये क्लियर हो गया कि सर मेरा बैलेंस शीट पे फिक्स एसेट कितना है। तो फिक्स एसेट मेरे पास में आ जाएगा 5 लाख का। बाकी लोन्स एंड एडवांसेस, सैंडी डेटर्स, कैश एट बैंक, ये सब मैं चीज में कहां से ले लूंगा? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से ले लूंगा। दूसरा, लेकिन अगर सर मेरे पास में कोई क्लाइंट आया कि उसकी बैलेंस शीट ही नहीं है, प्रीवियस ईयर का डेटा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं सर? मैं क्या करूं? ये आप क्लाइंट से पूछोगे, सर आपके पास में एसेट कितना? वो अप्रोक्सीमेट बताएगा, अप्रोक्सीमेट बताएगा। सर क्या आपने किसी को उधार दे रखा है? क्या आप इस साल आपने जो भी सेल्स किया था कितने डेटर्स है आपके पास में? अप्रोक्सीमेट फिगर। कैश एट बैंक, अगर कोई ऐसा है कि सर वो क्लाइंट बता ही नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अपनी मर्जी से बैलेंस शीट बनानी है, तब आप फिगर अपने आप से डालेंगे, आप अपने आप से बैलेंस शीट को मैच करते हुए आप फिगर डालेंगे। अभी करेंगे हम, तो आपको इजीली समझ में आएगा। चल, तो अब यहां पर सर हम ये समझते हैं कि हमारे पास में अब आया कोई क्लाइंट और वो बता रहा है कि सर मुझे 25-26 का रिटर्न फाइल करना है, और 25-26 के रिटर्न के हिसाब से आप बना रहे हो उसकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आप ये मान के चलते हो कि प्रीवियस ईयर का डेटा है या फिर प्रीवियस ईयर का डेटा आपके पास में नहीं है। ठीक है? चल, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2025-26। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब हम भी किसी की भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहां पर आपका जो आता है ना सर, फॉर द ईयर आता है। बैलेंस शीट कहां पर आती है सर? फॉर द ईयर में कवर होती है, और आपका जो बैलेंस शीट होता है वो एट द ईयर होता है। ये आप समझ रहे हो? एट द ईयर बैलेंस शीट एक दिन की होती है, जिस दिन आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो उस दिन के बैलेंसेस होते हैं, और जो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो पूरे साल का होता है। तो यहां पर आपको लिखना है फॉर द ईयर, और बैलेंस शीट के केसेस में लिखना है आपको एट द ईयर। चल,
अब समझना है कि सर ये हमारा क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा, इस साइड में आपका आएगा क्रेडिट वाला अमाउंट और इस साइड वाले में आएगा आपका डेबिट वाला अमाउंट। अब आप ये मान के चलो कि सर मुझे बैलेंस शीट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और मुझे बनानी है किसी की भी बैलेंस शीट जहां पर उसका डेटा नहीं है। तो यहां पर सर सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, यहां पर हम कवर करेंगे सर बाय सेल्स। क्या कवर करेंगे, सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स का मतलब होता है कि मैंने कितना गुड सेल्स किया हुआ। अब आपके पास में दो सिचुएशन होगी, एक होगा अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है और एक होगा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अगर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर है, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर है तो वो सेल्स आपको कहां से लेना है, वो सेल्स आपको लेना है जीएसटीआर 1 से। जीएसटीआर 1 के अंदर आपको 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में जितने भी जीएसटी के रिटर्न्स हैं उन सभी रिटर्न्स को आपको चेक करना है और उसके अंदर जो भी सेल्स आपने डाला हुआ है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड सेल्स होगा, चाहे वो टैक्सेबल सेल्स होगा, चाहे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर उन्होंने सेल्स किया होगा, वो सभी सेल्स आपका यहां पर कवर होगा। तो टोटल फिगर आपको वहां से मिल जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल उसने 48 लाख रुपीस का सेल्स किया है। क्या किया हुआ है सर, 48 लाख रुपीस का सेल्स किया हुआ है। 40 सेल्स से पहले आपको यह ढूंढना है कि सर अगर प्रीवियस में अगर आपकी बैलेंस शीट है प्रीवियस की 24-25 की अगर आपके पास में बैलेंस शीट है तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिल रहा है। फिगर आपको वही लेना है, अगर बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर की तो फिगर आपको वही लेना, अपनी मर्जी से नहीं उठाना है। तो यहां पर आपको देख रहे हैं 41,500 का प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहां पर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। कितना आ जाएगा, कितना है सर, यहां पर अगर आप देखेंगे 24-25 का 41,500। तो हम यहां पर लेंगे सर 41,500। अगर नहीं है, अगर ये मान के चलें कि सर आपके पास में ऐसा क्लाइंट आया कि जिनका बैलेंस शीट नहीं है प्रीवियस ईयर की और वो आपको कोई भी डेटा नहीं दे रहा है और वो उसका बैलेंस मतलब बिजनेस भी चल रहा है, प्रीवियस ईयर में ITR 4 भी उसने फाइल किया हुआ है, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई तो क्लोजिंग स्टॉक होगा ही सही। तो अपने हिसाब से वो फिगर वहां पर आपको फिर डालना है। आप कितना फिगर डालोगे वो अभी देखेंगे अपन कैसे तरह से उसको मैच करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया कि सर अगर आपके पास में प्रीवियस में बैलेंस शीट है और प्रीवियस की बैलेंस शीट में वहां पर आपको एज ए क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है तो वो इस साल का आपके पास में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इसके बाद क्या लेना है सर, इसके बाद आपको लेना है परचेज। अब परचेज भी आपको क्या लेना है सर, नेट परचेज लेना है। नेट परचेज, नेट परचेज का मतलब होता है कि मैंने इस साल टोटल फॉर एग्जांपल 50 लाख का परचेज किया था जिसमें से 2 लाख का मैंने वापस रिटर्न कर दिया। तो वो आप यहां पर शो कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर ये मेरे 50 लाख का सेल्स है और माइनस मतलब लेस करेंगे अपन, क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। ये पूरा आप लिख लेना, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आप लिख ही लेता हूं ताकि आपको समझ पड़ेगी। ठीक है, परचेज रिटर्न कितना अमाउंट है सर, परचेज रिटर्न फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 2 लाख का अमाउंट है। ठीक है, कितना अमाउंट है फॉर एग्जांपल, इसको क्या प्रॉब्लम होती है, 2 लाख का अमाउंट है, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि वो माइनस में दिखेगा। ठीक है, 2 लाख का अमाउंट है तो टोटल हमारा परचेज कितना हो जाएगा सर, टोटल हमारा परचेज हो जाएगा 48 लाख रुपए। क्लियर हो गया। अब आएगा सर हमारे पास में इधर क्या आएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक। बाय बाय नहीं लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अगर आप कोई सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का अगर आप कोई भी बैलेंस शीट बना रहे हो, ट्रेडिंग P&L बना रहे हो, तो वहां पर आपको ये देखना है कि उस पर्सन ने वेजेस पे किए हैं क्या इस साल, या फिर कोई फ्रेट चार्जेस पे किया हुआ है परचेस पे, सेल्स पे नहीं। ये चीज ध्यान रखना, परचेस पे, यानी कि जो गुड्स आता है उस गुड्स को लाने के लिए उसने कोई भी एक्सपेंसेस किए हुए हैं, जैसे फ्रेट चार्जेस हो गया या फिर गोडाउन में लाने के लिए कोई लेबर पे किया हुआ है, ऐसा कोई भी अमाउंट अगर उन्होंने पे किया हुआ है वो केसेस होगा सर आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में।
ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर भी अगर आपने फ्रेट चार्जेस पे किया हुआ है तो उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में उसको आप ले सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि सर फॉर एग्जांपल उसने फ्रेट चार्जेस पे किया, ये आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं, या फिर अगर क्लाइंट आपको नहीं बता रहा है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से देख सकते हैं कि उस पर्सन का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसने फ्रेट चार्जेस तो पे किए ही होंगे, कहीं ना कहीं तो उसने फ्रेट चार्जेस पे किए होंगे। तो चलो हमने फ्रेट चार्जेस मान लेते हैं, फ्रेट चार्जेस फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि टोटल 25,000 रुपीज के अकॉर्डिंग है। साथ में हमको ये भी देखना है कि सर क्या उसने वेजेस है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वेजेस भी आएगा। वेजेस का मतलब कि उसके अंदर जो लेबर काम कर रहे हैं उनको सैलरी पे कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, वेजेस। अगर नहीं है इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है। चलो अब ये बात के चलो कि सर मेरे पास में सेल्स आ गया, सेल्स कहां से लिया है मैंने, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर है तो जीएसटीआर 1 से लिया हुआ है। परचेस कहां से लिया, मैंने जीएसटीआर 2B से लिया हुआ है, पूरे साल का परचेज मैंने मैच किया, वहां से मुझे मिल गया फिगर। ओपनिंग स्टॉक कहां से आया, ओपनिंग स्टॉक मेरे से आया, प्रीवियस ईयर की मेरे पास में बैलेंस शीट थी वहां से आया। अगर नहीं है मैं अपनी मर्जी के हिसाब से यहां पे डालूंगा। अब बात करते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक की। अब क्लोजिंग स्टॉक की सर बैलेंस शीट यानी कि डेटा डालने से पहले आपको यह समझना है कि एक्चुअल में आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यानी कि क्लाइंट का एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसके गोडाउन में, ये आपको क्लाइंट से पूछना है। अगर क्लाइंट नहीं बताता है या फिर ऐसा ही है तो फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल दोगे, बहुत ही कम अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का डालोगे। और अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर है तो वहां पर तो बहुत बड़ा इश्यू है सर, बहुत बड़ा इश्यू है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हो तो ये जितना आपके पास में एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक है वही फिगर आपको यहां पर डालना होगा। अदरवाइज होगा क्या सर, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी बाद में जब आप रेगुलर में आओगे, जो जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसको फिर आपको सेल्स करके उस पर टैक्स काट करके खत्म करना पड़ेगा। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक को आप ऐसे लेके कैरी फॉरवर्ड बार बार नहीं कर सकते अगर आपके फिजिकल क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो। क्लियर हो गया। अब सर एक समझते हैं यहां पर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना चाहिए। देखो ये फिगर जो आपका आया है ये फिगर आपके कहां से आया है, जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर से। देखो इधर 48 लाख का सेल है और उसने 48 लाख का परचेज किया हुआ है, समझ रहे हो बात को। ये मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट चीजें दिखा रहा हूं कि 48 लाख का सर सेल है और 48 लाख का उसने परचेज किया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर क्या करते हैं, आउटपुट से इनपुट को मैच करने के लिए परचेज कर लेते हैं ताकि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़े जेब से, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है सर, उसने परचेज कर दिया और सेल भी उतना किया है, परचेज भी उतना किया, तो फिर उसका ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक तो रखना पड़ेगा। अब आप ये मान के चलो कि सर मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे डिपेंड करेगा, क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से डिपेंड करेगा उस चीज को भी हम यहां पे समझते हैं। जस्ट सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको एक इस चीज में थोड़ा सा कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये वाला चीज ले टॉप एंड बॉटम, ठीक है। चलो अब यहां से आपका स्टार्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट, आपका यहां पर आ जाएगा और यहां से स्टार्ट होगा आपका पीएनएल। क्या स्टार्ट होगा सर, पीएनएल। तो यहां पर हम लिखेंगे इनकम, लिख लेते हैं एक बार, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, और इधर लिखेंगे हम एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो एक लाइन थोड़ी सी हम खोल लेते हैं। अब यहां पर सर समझना, इनडायरेक्ट इनकम के बाद यहां पर आपका क्या आ जाएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहां से आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो हम यहां पर इसको करते हैं इक्वल, और इक्वल करने के बाद यहां पर ये जो फिगर आएगा वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। अब आपको यहां पर एक्सपेंसेस लिखने हैं। अब सर ध्यान से समझना, मैं कुछ चीजें आपको क्लियर बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल उस पर्सन ने लोन लिया हुआ है, ध्यान से समझना, उस पर्सन ने क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। अगर उसने लोन लिया हुआ है तो उस लोन पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। तो अब आपको क्या मंगवाना है, देखो ITR 4 के अंदर भी ये काम करना है, ऐसा नहीं है कि सर नहीं करना है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम जब ITR 3 में आप जाओगे ना तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो किसी भी पर्सन को आप इस तरह से काम करके दो ताकि आगे इसका कोई भी इश्यू ना हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस पर्सन ने कोई लोन ले रखा है, उस पर्सन ने कोई लोन ले रखा है।
अगर उस पर्सन ने कोई लोन ले रखा है, इसका मतलब उस पर उसने इंटरेस्ट पे किया होगा। अब वो इंटरेस्ट लोन किस टाइप का, अगर उसका हाउस लोन है, क्या है सर, हाउस लोन है, तो ये हाउस लोन उसके कैपिटल में जाएगा, तो उसका पीएनएल से कोई कनेक्शन नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का लोन है तो कहां पे जाएगा, पीएनएल में जाएगा। अगर उसका कोई कार लोन है, और कार लोन अगर उसने बिजनेस में कार एसेट के रूप में शो किया, क्या किया, कार को एज ए एसेट के रूप में अगर वो शो कर रहा है, तो ये कार लोन का इंटरेस्ट कहां जाएगा, पीएनएल के अंदर जाएगा। और साथ में अगर उसने कोई भी टर्म लोन ले रखा है, या फिर अगर कोई ओडी अकाउंट ले रखी है, या फिर अगर कोई सीसी अकाउंट ले रखा है, तो ये अकाउंट्स क्या है सर, इनके इंटरेस्ट जाएंगे। तो वो आपको देखना है, आपको उनका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मंगवाना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट। आपको ओडी अकाउंट सीसी अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट आपके पास में आ जाएंगे, वहां पर आपको एक किसी भी मंथ के एंड का जो डेट होगा वहां पर इंटरेस्ट का फिगर आपको मिल जाएगा। तो 12 महीनों का टोटल आपको इंटरेस्ट ढूंढ लेना है, तो ये वाला इंटरेस्ट तो आपको बैंक स्टेटमेंट से मिल जाएगा। लेकिन टर्म लोन, कार लोन, इनके जो इंटरेस्ट है उसके लिए आपको क्या, या तो उनके लोन के स्टेटमेंट आपको मंगवाना है, या फिर आपको उनका लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवाना है। तो यहां पर आपको दो फिगर मिल जाएंगे, एक उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे किया हुआ, और दूसरा उन्होंने इस बार इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ। ये फिगर उनको कहां से मिल जाएंगे, आपके लोन के स्टेटमेंट से। तो अब यहां पर लोन के स्टेटमेंट से आप यहां पर जाएंगे, तो यहां पर आपको दिखेगा सर इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, वो इंटरेस्ट पेड आपका एक्चुअल होगा, कहां से मिलेगा आपको, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से, या फिर कहां से मिलेगा, लोन स्टेटमेंट। अब सर एक बात समझते हैं कि अगर किसी पर्सन ने लोन लिया ही नहीं है, उसकी नॉर्मल बैलेंस शीट है, उसने कोई भी लोन नहीं लिया, तो फिर आपको इंटरेस्ट के यानी कि इंटरेस्ट का यहां पर ये इस तरह का एक्सपेंसेस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने लोन लिया हुआ है, तो लोन लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते, छोटा लोन था तो 1,20,000 का उन्होंने इंटरेस्ट पे किया। साथ में अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, अब बिजनेस कर रहा है तो उसका मॉडल बिजनेस का क्या है वो हमको समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मोबाइल की शॉप है, अब मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की शॉप के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एक वो परचेस करेगा, तो वो तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट्स में आ गया। साथ में अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पर है, अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पर है तो उसका रेंट होगा। अब वो रेंट अपने हिसाब से डालना है, अगर कोई क्लाइंट नहीं बता रहा है तो, और क्लाइंट अगर बता रहा है तो आपको पूछ के डालना है कि सर रेंट पेड। अब सर ये चीज अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अब जो रेंट पे किया, क्या उसके ऊपर आरसीएम पे किया था कि नहीं किया था, ये आपको जीएसटी से मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा, जीएसटी से। तो रेंट पेड आ गया, फॉर एग्जांपल हर मंथली सर हम 10,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं, तो 1,20,000 मेरा क्या आ गया, रेंट पेड आ गया। दूसरा सर वहां पर जो पर्सन होंगे, सैलरी, अगर कोई पर्सन साथ में जो वर्कर होंगे उनको वो सैलरी भी दे रहे होंगे, आंसर इज यस। तो सैलरी पेड का एक्सपेंसेस हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, सैलरी पेड का एक्सपेंसेस डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर दो थे 20,000 रुपए के हिसाब से, एक जने की 15,000 सैलरी थी, दो जने थे 30,000 थे, 30,000 इंटू 12 2 लाख 3,60,000। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर 30,60,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल ये वाला फिगर्स आपका था। सैलरी पेड के बाद में कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस भी होते हैं सर, जैसे ऑफिस में फॉर एग्जांपल चाय मंगवाई, ये मंगवाई, ऐसे करके नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर 2,000 रुपये पर महीने के हिसाब से 24,000, ये अप्रॉक्सीमेट फिगर आपको इस तरह से 24,000 नहीं डालना है, उल्टा थोड़ा बात 24,500 24,420 इस तरह से आपको कोई भी फिगर, वो 24,000 मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपके हिसाब से आप वो फिगर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, ये आ गया। अब आ गया सर आपका कोई भी और अदर क्या चीजें हो सकती है, वो हो सकती है सर आपका पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है, पोस्टेज एंड कुरियर के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहां पर डालेंगे, पोस्टेज एंड कुरियर के एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहां मान के चलते हैं कि 12,450। फिर आप डालेंगे सर स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो आप ये एक्सपेंसेस डाल लेंगे फॉर एग्जांपल 7,000 2,550 इस तरह से, ठीक है। ये एक्सपेंसेस आपके स्टेशनरी से रिलेटेड हो गए। इसके बाद आपके बैंक चार्जेस होंगे, तो बैंक चार्जेस आप एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए आप डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि सर 720 रुपये आपके 750 बैंक चार्जेस हो गए। सर फिर क्या आएगा, फिर आएगा सर अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होंगे,
ये आपको बिजनेस को देखते हुए डालना है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दोगे, बिजनेस को देखते हुए डालना, थोड़ा सा तो आइडिया उससे लेना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना हो गया सर, हर मंथ वो कितना रेंट पे कर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है 700 800 या 1000 का बिल आ रहा है, तो सर लो सर 12,000 रुपया फॉर एग्जांपल अप्रॉक्सीमेट, तो ये फिगर आपने डाल दिया। तो ये जो फिगर है ना, ये फिगर अपन को अपनी मर्जी के हिसाब से डालना है। वो भी देखना है कि अगर उसने बैंक से पेमेंट किया था कि नहीं किया था। अगर बैंक से पेमेंट किया है तो इट्स ओके, अगर बैंक से पेमेंट किया है तो इट्स ओके, अगर नहीं किया है तो क्या होगा सर, नहीं किया तो फिर ठीक है, अपन अपनी मर्जी से डालेंगे। तो यहां पर इसका टोटल कितना हो रहा है, अब इतना मानेंगे सर चलेंगे कि नेट प्रॉफिट है यहां पर फॉर एग्जांपल, और इतना ही है। अब अगर आपकी एसेट है, ध्यान से समझ, अगर आपकी बैलेंस शीट में एसेट है तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, चाहे उसका आपको डिडक्शन अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब उनके डेप्रिसिएशन कितना है सर, यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की उनके पास बैलेंस शीट है तो फिक्स एसेट कितना है 5 लाख का, तो 5 लाख का 10% के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन करते हैं कितना होगा 50,000 होगा। तो यहां पर एक और एंट्री हमको डेप्रिसिएशन की डालनी पड़ेगी, तो यहां पर हम डाल देते हैं सर, ठीक है, कितनी होगी सर 50,000 रुपया, तो ये डाल दिया सर हमने। तो अब हमारा क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट इस तरह से आएगा, अब यहाँ पर फिर हम करेंगे उसका टोटल। ये बैलेंस शीट हम अपने मर्जी के हिसाब से बना रहे हैं, देखो एक्चुअल डेटा के हिसाब से नहीं है, अगर एक्चुअल डेटा के हिसाब से होती है तो बैलेंस शीट अलग बनती है, वो तो आप सबको पता है, जो हमने कहाँ पे देखा है, हमारे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लेक्चर्स में हमने देखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा सर, यहां पर आपका आ जाएगा टोटल। तो ये आपको क्या लेना है टोटल सम, यहां से आपको सम करना है, और यहां पर भी आपको क्या करना है सम करना है। अब एक और चीज सर, इनडायरेक्ट इनकम के रूप में आपका कोई है, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है कि कोई पर्सन इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन है, उनका हम बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं या फिर उनका 26 एएस या एआईएस रिपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है। 26 एएस एआईएस रिपोर्ट के अंदर दिख रहा है कि उस पर्सन का किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया है, वो किसका किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कमीशन का किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल फीस का किया हुआ है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट का किया हुआ है। तो इस तरह का कोई भी टीडीएस अगर डिडक्ट किया है, इसका मतलब वो उसकी इनकम हुई है, क्या हुई है, इनकम हुई है। तो उस इनकम को हम यहां पर ही लेंगे, कहां पर ही लेंगे, इनडायरेक्ट इनकम के रूप में। आप अलग तरीके से शो करेंगे, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट इनकम जो भी आपका है, तो वो आप यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि 2350 का उनका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट था, क्लियर हो गया। अब चलो, तो यहां तक आपने ये नॉर्मल एक्सपेंसेस आपने उस क्लाइंट के देख लिए और वो आपने अपने मर्जी के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर मुझे प्रॉफिट कितना रखना है, मुझे प्रॉफिट कितना रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चलूं कि मुझे प्रॉफिट रखना है 8,000, क्योंकि क्लाइंट्स को फ्यूचर में लोन लेना है, क्लाइंट को क्या लेना है, लोन लेना है। अब लोन लेना है तो लोन कितना लेना है, तो लोन फॉर एग्जांपल मेरे को इतना लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलो कि इतना प्रॉफिट होगा, अगर हो साल की इनकम होगी तो लोन मिल जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर 5,78,000 रुपया फॉर एग्जांपल उसको प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पर टोटल कितना है सर, 12,79,650 है, तो मुझे यहाँ पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से ये वाला फिगर अगर हम यहां पर माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको यहां पर ऐसे नहीं होगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, -2350 32 कहां से आ गया, ये वाला फिगर लेते हैं। ओके, ये गड़बड़ कैसे होगी, अच्छा यहाँ पर हम ले प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल कितना प्रॉफिट था, फॉर एग्जांपल 5,78,000, ठीक है, 5,78,000 है, 5,78,000, तो यहाँ पर कितना हो गया सर 12,79,000, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे 12 लाख, इसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 12,77,300 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इधर कितना होना चाहिए, 12,77,300। जब 12,77,300 होगा तो यहाँ पर टोटल कितना होगा सर,
ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे टोटल कितना करना पड़ेगा, कितना है सर, 1,79,00,000, हाँ 179, 17,98,800, ये कितना होगा, गड़बड़ हो गई ना, 48 लाख है। ठीक है, तो 61,18,800, तो यहां पर भी मेरा टोटल कितना होना चाहिए, 61,11,00,000। तो अब मैं यहां पर माइनस करूंगा अगर इस फिगर को, 61,8,800 माइनस ये, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए सर, 13,18,800। समझ चीजें आ रही है क्या, अगर आपको नहीं आ रही है तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट से पहले मुझे ये देखना है कि मेरे को नेट प्रॉफिट कितना चाहिए। तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस हमने अपनी मर्जी से यहाँ पर चार्ज किया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इन एक्सपेंसेस को मुझे क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा कम कर देना है, समझना इस चीज को, क्लोजिंग स्टॉक को मुझे कम कर देना है, तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे, यहाँ पर ये एक्सपेंसेस कम कर दो। सैलरी अगर आप ये मान के चलोगे कि 3,60,000 है, तो आप ये कम कर दो कि मुझे कम सैलरी देनी है। ऑफिस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को कम करोगे तो यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपको कम चाहिए रहेगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट कम चाहिए रहेगा तो आपके यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पर कम चाहिए रहेगा, ये वाला, ये ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक कम चाहिए रहेगा। क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ तक इजीली क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये है कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अगर कोई ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट्स बनाना है तो आप इस तरह से बनाओगे, एक्सपेंसेस अपनी मर्जी से लोगे। क्लियर है, चलो अब इसको फॉर एग्जांपल अपन एक बॉर्डर लगा देते हैं, एक मस्त बढ़िया थिक बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, अलग से ही है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको भी थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो अच्छा दिखेगा। ये समझ रहे हो चीज़, बात समझ में आ रही है आपको। ट्रेडिंग के अकाउंट कैसे बनाते हैं, अब बनाते हैं सर हम बैलेंस शीट। देखो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सर मेरे प्रीवियस में फिक्स एसेट कितना था, अगर मेरे पास में बैलेंस शीट है, फिक्स एसेट कितना था 5 लाख का, तो इस बार मैंने 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो मेरा फिक्स एसेट कितना होगा जब, अब 4,50,000। क्लियर हो गया बात। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस अगर मैं देखूं कि प्रीवियस ईयर 24-25 का कितना है सर, तो 24-25 का 1 लाख है, यानी कि मैंने किसी पर्सन को उधार दे रखा है। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को उधार कुछ अमाउंट पे किया हुआ, उधार का मतलब यह होता है कि लोन दे रखा है आपने। उधार अगर गुड्स पर सेल किया हुआ है तो वो सन्ड्री डेटर्स में आता है, लेकिन यहां पर है कि विदाउट एनी किसी रिलेशन के, उस पर्सन का कोई बिजनेस रिलेशन नहीं है, आपने किसी फ्रेंड को कोई पैसा दे रखा है तो वो आपने यहां पर डाला हुआ है। तो आप ये मान के चलिए लोन्स एंड एडवांसेस अभी 1 लाख है, तो आप इसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से हम तो कर लेते हैं। सर हमने 50,000 रुपये, 30,000 रुपये आ गए, 70,000 बचे हुए हैं। दूसरा, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं सर आपके, प्रीवियस ईयर में आपके सन्ड्री डेटर्स कितने थे, 45,000 के, सॉरी 35,000 के। अब आपको ये देखना है कि 35,000 के सन्ड्री डेटर्स थे, इस साल आपने कैश क्रेडिट परचेज कितना किया हुआ है, तो ये कहां से पता चलेगा, ये आपको पता चल जाएगा सर आपको आपकी बुक से। कहां से, GSTR 1 से, कि आपने टोटल सेल्स कितना परचेज किया हुआ है। फिर आपको ये देखना है कि आपने बैंक से किसी भी पार्टी को कितना पेमेंट कर दिया है, देखना पड़ेगा। अगर आप GST में रजिस्टर्ड हो तो ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि आपने डेटर्स में कितना पेमेंट एक्चुअली उनको कर दिया है। तो वो फिगर जब आप ओपनिंग प्लस सेल्स माइनस पेमेंट जब आप करोगे तो वहां पर उसका सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएगा कि एक्चुअल में कितना पेमेंट लिखना है। और सन्ड्री डेटर्स का तो अमाउंट अगर GST रजिस्टर्ड है तो फिर क्लाइंट से आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, क्योंकि उसको इतना तो पता रहता है कि मुझे किस पर्सन से कितना पैसा लेना है, तो ये आपको वहां से मिल जाएगा। तो वो फिगर आप वहां से ढूंढ लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां मान के चलते हैं कि 4,50,000 का फॉर एग्जांपल सन्ड्री डेटर्स है। कैश एट बैंक, बैंक में कितना अमाउंट पड़ा है ये आपको कहां से मिलेगा सर, बैंक स्टेटमेंट से मिलेगा, प्रॉपर तरीके से बैंक स्टेटमेंट से। अगर ओडी अकाउंट है तो यहां पर आप यहां पर डालेंगे, ओडी अकाउंट है तो आप यहां पर डालेंगे OD&CC अकाउंट, लेकिन अगर करंट अकाउंट है तो वो फिगर आप यहां पे डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम मान के चले कि सर 1,24,500 पड़े हुए हैं। सर कैश में बैलेंस कितना हुआ है ये हम छोड़ देते हैं,
क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में आ जाता है सर, कहाँ से क्लोजिंग स्टॉक आता है? क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में यहाँ से आ जाता है सर, ये रहा हमारा क्लोजिंग स्टॉक 13,18,800। क्लियर है? 13,18,800। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये चीजें और भी अगर आपके कुछ है, इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हुआ है, देखो इस बार ITR 4 के अंदर इन्वेस्टमेंट की डिटेल डालने का भी ऑप्शन है कि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है या फिर ऐसा कुछ भी किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर भी शो करना है। क्लियर हो गया? चल, तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हुआ है कोई सी भी टाइप का, तो वो आपको बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर शो करना होगा एज ए इन्वेस्टमेंट। चाहे आपने शेयर परचेज किया है, चाहे आपने म्यूचुअल फंड परचेज किए हुए हैं, या फिर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुआ है, तो फिक्स एसेट के अंदर वो प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल की बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो इंडिविजुअल के पास में जो जो भी एसेट है, चाहे उसके पास में एक कार है तो वो भी यहाँ पर ले लेंगे सर, उसका कोई एसेट घर है तो वो भी हम यहाँ पर ले लेंगे, उसके पास में कोई प्लॉट है तो वो भी हम एसेट में कवर कर लेंगे, तो ये भी यहाँ पर उस एसेट्स का पार्ट बन जाएगी। क्लियर हो गया? चलो, तो डेटर्स आ गया, बैंक आ गया, ये आ गया। अब बात करते हैं कि सर अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि मैंने किसी रिलेटिव से लोन ले रखा है। किससे लोन ले रखा है सर? किसी रिलेटिव से मैंने लोन ले रखा है। अब रिलेटिव से लोन ले रखा है, प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर सर मेरे यहाँ पर फिगर दिख रहा है फॉर एग्जांपल कि 1 लाख रुपए का मैंने किसी रिलेटिव से लोन ले रखा है। अब क्या इस बार भी दिखाना है? क्या आपको दिखाना है? अब दिखा सकते हो कि कितना दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ही दिखाना है कि हाँ ठीक है मैंने लोन ले रखा लेकिन मैंने इस बार पे नहीं किया। दूसरा, सन्डी क्रेडिटर्स कितने हैं, ये आपको कहां से मिलेगा सर? ओपनिंग क्रेडिटर्स अगर आपके पास में है तो इट्स ओके, ये भी क्लाइंट से डेटा मिल जाएगा अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है कोई पर्सन, तो अपने हिसाब से आप उसको सेट अप कर दो, बैलेंस शीट को अपने हिसाब से फिगर डालो। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो अप्रॉक्सीमेट क्लाइंट से पूछ लो कि अगर वो बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपनी मर्जी से बैलेंस शीट में डालो। तो सन्डी क्रेडिटर्स हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2,34,500 सर मेरे क्या है? डेटर्स। अब एक और चीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको ये देखना है कि सर मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है या फिर नहीं पड़ा हुआ है। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो, और अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है इट्स ओके, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, उस पर्सन ने लोन ले रखा है तो लोन आपका यहां पर आएगा सिक्योर्ड लोन में। सिक्योर्ड लोन के अंदर आपको अगर आपको दिखाना है कि इतने इतने लोन है तो आप अलग तरीके से दिखा दो कि यहाँ पर एचडीएफसी का लोन है, यहाँ पर ये लोन है और ये लोन है, अगर आपको शो करना हो तो। अगर नहीं करना है तो इट्स ओके। तो यहां पर आपको दिखाना है सिक्योर्ड लोन, और सिक्योर्ड लोन के अंदर जो बैलेंसिंग फिगर होगा 31 मार्च 2026 को, वो फिगर आपको यहां पर शो करना है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ये आपका आ जाएगा सर सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का अमाउंट आपका यहां पर आ जाएगा। आई होप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपके यहां पर आ जाएंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास में जो कुछ भी पड़ा होगा वो आपको शो कर जाएगा। क्लियर है? देन सन्डी क्रेडिटर्स आ जाएंगे, और अदर कोई अदर करंट लाइबिलिटीज है कोई है, वो आप अपनी मर्जी से अगर डालना चाहते हैं, जैसे हम डाल सकते हैं कि अदर करंट लाइबिलिटीज। अब इस अदर करंट लाइबिलिटीज में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सर स्पेसिफिक है। अदर करंट लाइबिलिटीज स्पेसिफिक नहीं है, तो हम यहां पर डाल देते हैं कि सर फॉर एग्जांपल 25,000 हमारे अदर करंट लाइबिलिटीज है। अब यहां पर सर आपका ओपनिंग कितना था, ध्यान से समझना, ओपनिंग कैपिटल कितना था? तो ओपनिंग कैपिटल आपको कहां से मिलेगा सर? बैलेंस शीट से मिलेगा। अगर बैलेंस शीट है प्रीवियस में तो कितना था सर? 6,95,800। तो 6,95,800 ये मेरे पास में आ गया सर ओपनिंग कैपिटल। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आ गया। ऐड, इस साल का प्रॉफिट कितना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका जो अमाउंट आएगा वो उस पर्सन का ही होगा ना, तो पर्सन का होगा। तो इस साल का प्रॉफिट कितना है? तो इस साल का प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा सर? नेट प्रॉफिट से मिलेगा। ठीक है, 5,78,000। कितना चाहिए? 5,78,000। अब सर एक और चीज, अगर उस पर्सन ने कोई होम लोन ले रखा है, उस पर्सन का अगर कोई होम लोन है और अगर उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो ड्राइंग में जाएगा। तो यहां पर हम करेंगे लेस ड्राइंग। अब ड्राइंग में क्या क्या चीजें आएगी? अगर उस पर्सन ने उस अकाउंट से उस अकाउंट से बच्चों की फीस पे करी है, ड्राइंग में जाएगा, वो आपको शो करना है। LIC का प्रीमियम पे किया हुआ है, ड्राइंग में जाएगा। अगर होम लोन का अमाउंट इंटरेस्ट पे किया हुआ है, ड्राइंग में जाएगा।
तो वह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पे जाएगी, ड्राइंग में जाएगी। तो आप अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक विड्रॉल या फिर ड्राइंग का फिगर आप डालोगे। अब सर ये फिगर कितना आएगा, ये क्या देख के डालेंगे? अगर देख के डालेंगे तो प्रॉपर अकाउंट ही मेंटेन करते हैं हम, ये देख के नहीं डालना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि देखो इसमें और इसमें फर्क कितना है, ध्यान से समझो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। यहां पर मेरा टोटल इतना हो रहा है, ठीक है, और यहां पर मेरा टोटल हो रहा है 359500। तो मुझे कितना फिगर यहां पर चाहिए, कितना फिगर मुझे चाहिए, 21,53,800। कितना चाहिए, 21,53,800 ये फिगर चाहिए। तो अगर मुझे 31 लाख, तो मेरा फिगर ही यहां पर मैच नहीं कर रहा है। समझ रहे हो चीज को, देखो आप ध्यान से। ओपनिंग कैपिटल आपके पास में इतना, प्रॉफिट आपके पास में इतना है, अगर आप माइनस ड्राइंग करोगे तो यहां पर तो ये क्रेडिट का मैच ही नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि जैसे डेटर्स आपके पास में इतने हैं, तो आप एक काम करो 2,50,000 कर दो। समझ रहे हो चीजें, देखो एक्चुअल अगर कोई है तो एक्चुअल का तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो वो प्रॉपर बैलेंस शीट मैच ही करेगी। फिर तो वो एक्चुअल में अगर कोई डेटा आपके पास में लेके आ रहा है तो वो कैपिटल भी उसका उस टाइप से होगा फिर। क्लियर है? तो यहां पर आप ये मैच करेंगे, तो यहां पर आपको 49,53,800 हो रहा है। फिर आप यहां पर क्रेडिटर्स थोड़े बढ़ा देंगे कि सर मुझे थोड़े से ज्यादा देने हैं, तो ये मैं क्रेडिटर्स बढ़ा देता हूं, फॉर एग्जांपल 4,03,064। क्लियर है? अब मैं इधर बढ़ा दूंगा, सर मेरा जो अनसिक्योर्ड लोन है वो थोड़ा सा बढ़ के इस बार मैंने और ज्यादा लोन ले लिया है। अदर करंट लाइबिलिटीज में बढ़ा दूंगा कि फॉर एग्जांपल सर मेरी ये 65 लाख की हो गई, 65,000 की हो गई है। ठीक है, तो अब कितना बच रहा है सर, 14,800। तो या फिर हम यहाँ पर ड्राइंग को अगर माइनस नहीं करके, तो ये कितना फिगर आता है आपका, ये कितना फिगर आता है, दोनों को हम ऐड करते हैं, 12,73,800, 12,73,800। तो एक और चीज करते हैं हम, ड्राइंग हम यहां पर दिखा देते हैं, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपया। ठीक है, 1,00,000 रुपये में ड्राइंग दिखा देता हूं, तो मेरा नेट कैपिटल यहां पर कितना आएगा, 65800, 57800 माइनस 1,00,000, 11,73,800। अभी भी डिफरेंस मेरा कितना है सर, 2,40,000 का। तो 2,40,000 मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, या इधर लोन्स एंड एडवांसेज हैं उसको या तो मुझे हटाना पड़ेगा, या फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे 10,000 कर लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? कैश एट बैंक में ये जो, अच्छा कैश का फिगर भी अभी डालना है हमें, तो ये फिगर हमको यहाँ पर थोड़ा सा एक और 10,000 डाल देंगे। ठीक है, या फिर इधर साइड हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको बढ़ाएंगे 1,90,000 प्लस कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो अब जाके आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि आपको कैपिटल आपका कितना है। देखो अगर कोई पर्सन प्रॉपर तरीके से अगर बैलेंस शीट लेके आता है और प्रॉपर तरीके से अगर आपके पास में डेटा होता है, तो वो बैलेंस शीट फिर आप अपने अकॉर्डिंग ही बनेगी, वो प्रॉपर तरीके से मैच करेगी। लेकिन अगर डेटा अपने आप पे सही नहीं है, तो फिर अपन को अपनी मर्जी के हिसाब से अपन को डालना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमने इस तरह से ये बैलेंस शीट बनाई है, क्योंकि यहां पर जो गड़बड़ हो रही थी, ये हो रही थी क्लोजिंग स्टॉक से। क्यों गड़बड़ हो रही थी? क्लोजिंग स्टॉक से। अगर यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि 48 लाख का परचेज है, एक और चीज हम यहां पर जैसे चेंज करते हैं, 48 लाख का परचेज है, उसके लगा हम ये मान के चल रहे हैं कि सर ये 40 लाख का परचेज है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा सर, 38,000 आ जाएगा, 38 लाख आ जाएगा। तो 38 लाख अगर यहां पर है, तो यहां पर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक कितना लेना पड़ेगा? ठीक है, ठीक, 51,58,000 है। तो यहां पर अगर मैं देखूं उसको H25, यहां पर आएगा फिगर, देखो 3,18,800 आ जाएगा आपका। 3,18,000, यहाँ पर तो प्रॉफिट तो आपका सेम ही है। ठीक है, तो 3 लाख कितना है, 3,18,800। तो ये मैं जब बैलेंस शीट में जाऊंगा, बैलेंस शीट में जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा आएगा सर कितना आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाए सर 11,63,000। तो अब मैं यहाँ पर अपने इसको क्रेडिटर्स को कम कर सकता हूँ, या फिर इधर साइड में अगर कुछ भी चेंजेस है तो वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा सर फॉर एग्जाम्पल 1,34,500। ठीक है,
इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, अनसिक्योर्ड लोन में भी आपका आ जाएगा 1 लाख रुपया। अदर करंट लायबिलिटीज में भी आप यहाँ पर कम कर सकते हैं, ठीक है। और इधर अगर आप यहाँ पर और भी चाहते हैं कि सर क्या करें, मैं ड्राइंग को और कम कम कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 लाख कर लेता हूँ, ठीक है। 2 लाख करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, -2 लाख रुपया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने कम किया था वो हम एक और 0 कर देते हैं, ठीक है। सन्डी डेटर्स कैश एट बैंक, केस के अंदर थोड़ा सा फिगर हम और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 50,000 कर देते हैं, ठीक है। 21,500 का डिफरेंस आ रहा है, तो 21,500 हम कहीं पर भी एडजस्ट कर देंगे, डेटर्स के अंदर बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसा अपने हिसाब से करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें इस तरह बैलेंस शीट बनाने के लिए ऐसा, ये मैं आपको प्रैक्टिकली इस तरह से बता रहा हूँ, ये कर देंगे हम, ठीक है। हो गई बैलेंस शीट फाइनेंस। यहाँ पर भी आपका आ गया 10,73,800, अनसिक्योर्ड लोन भी कम हो गया, क्रेडिटर्स भी कम हो गए। तो ये इस तरह से आपको सेट करना है। ये फिगर जो मैच करेगा ना, ये जो स्टॉक का फिगर मैच करेगा, ये आपके परचेज से करेगा कि एक्चुअल में आपने कितना परचेज किया हुआ है, एक्चुअल में आपने कितना परचेज किया हुआ है और कितने एक्सपेंसेस आप चाहते हो। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया कि नहीं आया सर? अगर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, यानी कि हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखा ऐसे पर्सन्स की जिसके पास में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो उसका हम सेल्स और परचेज और इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम अमाउंट चेक करेंगे, वो आपको इजीली क्लियर हो गया। साथ में उसने अगर लोन ले रखा है तो लोन का स्टेटमेंट देखेंगे या फिर हम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको इससे ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि सर उसने इंटरेस्ट कितना पे किया हुआ है, तो उसको आपको पीएनएल के अंदर डेबिट करना है या नहीं करना है। होम लोन ले रखा है तो आपको विड्रॉल ड्राइंग में लेके जाना है। अगर उसने कार लोन ले रखा है, कार को अगर उसने बैलेंस शीट में शो किया हुआ है तो फिर डेबिट करना है आपको पीएनएल के अंदर। अगर उसने कोई टर्म लोन या फिर ओडी या सीसी है तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपके पीएनएल के अंदर जाएगा। बाकी के जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको आपके अकॉर्डिंग थोड़े से सिस्टमेटिक करने हैं उसको। अदर इनकम कोई भी है तो उस इनकम को आपको कहाँ पे लेके जाना है, पीएनएल के अंदर लेके जाना है। अब साथ में ये भी मान के चलो कि अगर वही पर्सन शेयर मार्केट का भी इन्वेस्ट कर रहा है, ITR 4 के अंदर वो रिटर्न फाइल कर रहा है और उसने शेयर परचेज किए हुए हैं और शेयर में भी सिर्फ 1,25,000 तक है। देखो ITR 4 की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस में देखा था, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए ITR 4 एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ मैं ही मान के चलते हैं कि उस पर्सन की या तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो रेंटल इनकम, अगर रेंटल इनकम होती है तो वो कहाँ पे जाएगी, उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अदर इनकम जैसे है यहाँ पर हमने देखी तो अदर इनकम हमने डाल दी, पीएनएल के अंदर क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब हम इसका कंप्यूटेशन प्रिपेयर करेंगे तो वो हम कहाँ पे ले जाके जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। क्लियर हो गया? अगर ये पर्सन सैलरी है, जॉब भी कर रहा है, साथ में ITR 4 तो फाइल कर रहा है, साथ में जॉब भी कर रहा है, तो ये इनकम भी उसके कैपिटल में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? कैपिटल में ऐड करेंगे कि सैलरी इनकम है। अब सैलरी इनकम है तो वहाँ पे साथ में विड्रॉल भी आ जाएगा, क्योंकि सैलरी इनकम है तो साथ में उसके खर्चे भी हुए होंगे, तो जितनी इनकम शो कर रहा है उतना विड्रॉल भी आ जाएगा, उसने कितना विड्रॉल कर लिया है वहाँ पे। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है। देखो ITR 4 की जो बैलेंस शीट है, अगर मैंने जिस तरह से अगर आपको अभी समझाई और आपके हिसाब से माइंड के अंदर क्लियरिटी हुई है तो इट्स ओके। अगर यहाँ तक भी अगर आपको समझ में नहीं आया है और फिर आपको अगर लगता है कि नहीं यार सर अब भी बैलेंस शीट नहीं बन रही है, तो फिर आप बेसिक अकाउंट्स के कंसेप्ट को एक बार क्लियर करिए। साथ में एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जो हम बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं उसको भी एक बार आप जरूर देखिए, तो ये आपको सर समझ में आ जाएगी। अगर आप सिर्फ आपने अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का कोर्स परचेज किया है, यानी कि इनकम टैक्स एक्सपर्ट का कोर्स परचेज किया है या फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कोर्स परचेज किया हुआ है, तो फिर आपको एक बार टैक्स कंसल्टेंट कोर्स आपको जरूर परचेज करना है, क्योंकि ये जो कोर्स है ना, ये बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का कोर्स है जिसके अंदर टोटल 9th मॉड्यूल है। क्लियर? तो एक बार उस कोर्स को आप जरूर विजिट करें। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और पढ़ने में मजा आ रहा है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के अंदर तो बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी सब चीज़। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके अकॉर्डिंग हम फाइल करेंगे ITR 4।
तो ITR 4 किस तरह से फाइल करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कुछ इश्यूज हैं तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस।